हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, अर्थात पानी में विभिन्न रिडॉक्स अभिक्रियाओं का स्थायित्व। तो किसी विलयन में उपस्थित अणु अथवा आयन जो है उनका स्थायित्व जो है या उनकी जो स्टेबिलिटी है वो विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि आयन अथवा अणु जो है विलेय अथवा विलायक के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो विलायक द्वारा या तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं या वो अपचयित हो जाते हैं। परंतु यदि कोई अणु अथवा आयन जल द्वारा न तो ऑक्सीकरण उसका न तो जल द्वारा ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है और न ही उनका स्वयं का असमानुपातन होता है, तो ऐसे अणु अथवा आयनों को जल में स्थायी कहा जाता है। यदि कोई पदार्थ जल में अस्थायी है तो उसके निम्न कारण होते हैं। नंबर 1, जल द्वारा ऑक्सीकरण। यदि कोई पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर दे, अर्थात जल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाए, अर्थात जो वाटर है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे, तो इसकी जो अभिक्रिया है उसको हम 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन व OH बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्षारीय और क्षारीय मृदा जो धातुएं हैं वो जल में अस्थायी होती हैं और उनका जल के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात वो जल से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और इनके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो जितना अधिक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतनी ही तीव्रता से अभिक्रिया होगी और जल को क्या कर देगी, वो धातु हाइड्रोजन में अपचयित कर देगी। दूसरा जो कारण है किसी पदार्थ का जल में अस्थायी होने का वो है जल द्वारा अपचयन। तो कुछ ऐसे अणु अथवा आयन होते हैं जो जल द्वारा क्या हो जाता है, जिनका अपचयन हो जाता है, अर्थात जल उसमें क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसी स्थिति में जल जो है ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है और इसकी अभिक्रिया को हम H2O O2 4H + 4 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट +3 और सीरियम +4 जैसे आयनों को जब जल में डाला जाता है तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, अर्थात इनका जल द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। चूँकि इस अभिक्रिया में H आयन बनते हैं, अतः विलयन की अम्लता कम रखने पर ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, सुगमता से हो जाएगी। इन दोनों अभिक्रियाओं के रिडॉक्स पोटेंशियल से जलीय माध्यम में किसी रिडॉक्स सिस्टम के स्थायित्व को बताया जा सकता है। अभी हमने दो अभिक्रियाएं ऊपर पढ़ी हैं, जल द्वारा ऑक्सीकरण व जल द्वारा अपचयन, और इन दोनों अभिक्रियाओं की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई रिडॉक्स सिस्टम जो है वो जल में स्थायी होगा या नहीं होगा। तो जल के स्थायित्व को बताने के लिए हम देखते हैं कि जल का जो है ऑटो डिसोसिएशन H व OH आयनों में होता है और इनकी अपचयन की जो अभिक्रिया है H+ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अर्ध सेल के लिए अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन को लागू करें तो इसके अपचयन विभव का मान E0 - 0.059 log pH2 ½ अपॉन H+ आयनों की एक्टिविटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसके लिए E0 का मान 0.0 वोल्ट होता है। यदि हम जल की pH 7 ले लें तो इसके लिए E का मान जो आएगा, E = -0.059 pH 7 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, log 1/H+ आयन या pH इक्वल होते हैं। अतः हम क्या रखेंगे इस समीकरण में, E = E0 की वैल्यू 0 है तो -0.059 × 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E = -0.41 वोल्ट। यदि विलयन क्या ले लें, क्षारीय ले लें, अर्थात H आयनों की सांद्रता 10⁻⁻14 हो, अर्थात pH का जो मान है 14 हो और हम इसको इस समीकरण में रखें तो E = -0.59 ×
14। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी -0.83 वोल्ट। यदि किसी अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान -0.41 से अधिक ऋणात्मक हो तो वह जल को क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। और यदि किसी अभिक्रिया के लिए E0 का मान -8.3 से उच्च हो तो वो 1 मोलर क्षार विलयन को भी क्या करेगा, अपचयित करेगा। दूसरी जो अभिक्रिया है ऑक्सीजन के अपचयन द्वारा जल निर्माण की अभिक्रिया अर्थात जल का ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया का जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयनों के साथ अभिक्रिया करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें बदल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में। इसके लिए E0 का जो मान है, इस अभिक्रिया के लिए E0 का मान जो होता है +1.23 वोल्ट होता है। अगर इस अर्ध सेल नर्नेस्ट इक्वेशन लागू करते हुए इस अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए हम अपचयन विभव का मान निकालें तो ये आएगा E = E0 - 0.59 pH के इक्वल, यदि pH के इक्वल आएगा। यदि इस सेल के लिए pH जो है हम 0 ले लें अर्थात विलयन क्या हो, प्रबल अम्लीय हो, तो इसके लिए अपचयन विभव का मान आएगा E = 1.23 वोल्ट। यदि pH 7 ले लें यानी कि विलयन उदासीन है तो इस अभिक्रिया के लिए E का मान आएगा 0.82 वोल्ट। यदि विलयन प्रबल क्षारीय ले लें तो इस अभिक्रिया के लिए E का मान आएगा 0.40 वोल्ट। यदि E0 का मान +1.23 से अधिक हो तो वह pH 0 पर ही क्या कर देगा, जल का ऑक्सीकरण। यदि E0 का मान 0.82 वोल्ट से अधिक हो और विलयन क्या हो, उदासीन हो, तो वो जल का ऑक्सीकरण करेगा। इसी तरह प्रबल क्षारीय विलयन में किसी अभिक्रिया के लिए अगर 0.40 वोल्ट है अपचयन विभव का मान तो वो भी क्या कर देगा, जल का ऑक्सीकरण कर देगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। तो किसी भी वाटर के लिए स्टेबिलिटी फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जलीय माध्यम में विभिन्न जो रेडॉक्स तंत्र हैं उनके अपचयन विभव के मान और pH को एक दूसरे के विरुद्ध क्या कर देते हैं, आलेखित करते हैं। इसमें pH को x अक्ष पर और अपचयन विभव के मान को y अक्ष पर लिखा जाता है। तो इस क्षेत्र जब हम ये बनाते हैं तो इसमें एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जिसमें जल न तो ऑक्सीकृत होता है और न ही अपचयित होता है। इस क्षेत्र को चित्र में रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसे हम क्या कहते हैं, जल का स्थायित्व क्षेत्र। इस प्रकार किसी जल का स्थायित्व क्षेत्र pH तथा अपचयन विभव से निर्मित वह क्षेत्र है जिसमें जल का न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है, अर्थात जल जो है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, स्थायी होता है। चित्र में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यदि pH जो है 4 और 9 के बीच में हो और अपचयन विभव के लिए 2 आड़ी रेखाएं बनाई गई हैं जिसका मान जो है 1.0 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट है, जो इनको तिरछी काट रही हैं। दूसरी जो रेखा है वो है -0.3 वोल्ट से लेकर -0.6 वोल्ट पर काट रही है। इन चारों रेखाओं के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। तो इस क्षेत्र में जो कोई भी रिडॉक्स तंत्र है वो ना तो ऑक्सीकृत होगा और न ही अपचयित होगा। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि pH 4 व 9 के मध्य हो तो मध्यम ऑक्सीकारक और अपचायक जो हैं वो जल को ऑक्सीकृत व अपचयित करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। थैंक यू।